अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं एमके स्मार्ट सॉल्यूशन। एमके स्मार्ट सॉल्यूशन इज अ डोमेन ऑफ केमिस्ट्री। हियर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल क्लियर योर concepts फ्रॉम बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल। इट मीन्स एमके स्मार्ट सॉल्यूशन का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर नोन एज द कार्बोहाइड्रेट्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स पाए जा रहे हो उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रेटेड कार्बन्स। मतलब कि हम लिटरली आम जुबान में बात कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनके पास हाइड्रेटेड कार्बन पाए जा रहे हो। हाइड्रेटेड कार्बन मतलब कि हमारे पास कोई कार्बन कंपाउंड है जिसमें हाइड्रेटेड मतलब कि H2O वाटर का कंपोनेंट पाया जा रहा हो। दिस जनरल फॉर्मूला हम बात करते हैं कि CnH2O/N। सो हमने अभी बात की थी हाइड्रेटेड कार्बन्स के बारे में। देखें हमारे पास यहाँ पे Cn है, n इंटीग्रल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हम कह सकते हैं जितनी वैल्यू n की होगी मतलब जितनी वैल्यू कार्बन एटम्स की होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे H2O की वैल्यू के साथ और जो भी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा हम कहेंगे ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स हैव टू टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो कंपाउंड है उसके अंदर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स एक्ट कर रहे होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं हमने देखे पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल डिस्कशन की थी। फंक्शनल ग्रुप्स आर दोज एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या एनी टाइप ऑफ द कंपाउंड कंपोनेंट्स that connected to the any compound and provide the specific properties to that compound are known as the functional group। वो एटम्स या एटम्स का ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच होने के बाद उस कंपाउंड को कोई मखसूस खासियत या प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ली कि कार्बोहाइड्रेट्स हमने कहा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो सकते हैं। अब हमने हाइड्रोक्सी की बात कर दी तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमने कह दिया कि हाइड्रोक्सल ग्रुप पाया जा रहा होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। और नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने कहा एल्डिहाइड्स या कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में एक फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, कार्बोनाइल ग्रुप। सो कार्बोनाइल ग्रुप को हमने डिफाइन किया था रिसेंटली बहुत अच्छे से कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट मतलब कि कार्बन 4 केमिकल बॉन्ड बना रहा होता है। यहाँ जब कार्बन 2 बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ तो एक कंपाउंड बना लेता है जिसमें एक ऐसा फंक्शनिंग ग्रुप बना लेता है जिसमें कार्बन 2 अलग कंपोनेंट्स के साथ 2 अलग कंपाउंड्स के साथ या रेडिकल्स के साथ अटैच होकर एक डिफरेंट कंपाउंड तश्कील दे सकता है, एक नई चीज बना सकता है। तो हमने कार्बोनाइल ग्रुप को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और हाइड्रोक्सल ग्रुप के बारे में बात की थी कि जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोक्सल ग्रुप पाया जा रहा है कि उसे अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहा होता है क्योंकि हमने हाइड्रोक्सल ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स एज ए मोनोसैकराइड्स प्रिपेयर्ड थ्रू दी फोटोसिंथेसिस। तो हमने बात की कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के जरिए नॉर्मली आम तौर पे मोनोसैकराइड्स की शक्ल में बन रहे होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हमें पता है, पौधे जो खुराक बनाने का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं सूरज की रोशनी में उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यहाँ पे बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बन रहे होते हैं। देखिए जो खुराक फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बन रही होती है पौधों के जरिए उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। अब 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जब इंटरेक्ट करते हैं 6 मोल वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट क्लोरोफिल तो हम कहेंगे जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा C6H12O6 मतलब के ग्लूकोज होगा जो कि एक कार्बोहाइड्रेट्स है। और इस सारे प्रोसीजर में एक बाय प्रोडक्ट बनेगा मतलब कि 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन भी बनेगा जो कि हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पे हमारे पास देखें कि इनिशियली हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स है उनमें फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्लोरोफिल पे सूरज की रोशनी में इंटरेक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं उसके रिजल्ट में हमारे पास एक कंपाउंड बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हमने कार्बोहाइड्रेट एज अ ग्लूकोज कह दिया और उसके बाय प्रोडक्ट हमारे पास आ गया ऑक्सीजन। अब देखिए जब ऑक्सीजन इन
इंसान जब सांस लेते हैं तो यही ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, और जब इंसान सांस बाहर निकालते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये पूरी नेचर अपने आप में एक इक्विलिब्रियम के प्रोसेस के तहत मूव कर रही होती है। This glucose is further polymerized to form the starch and cellulose। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स ने एज अ मोनोसेक्राइड सिंथेसाइज किए थे, अब मोनोसेक्राइड जो है ये एक मोनोमर है, मतलब एक सब यूनिट है। जब सब यूनिट्स आपस में लिंक अप होते हैं तो एक लॉन्ग चेन बना देते हैं बहुत सारे यूनिट्स की। अब देखें मोनोमर जब लॉन्ग चेन बनाते हैं, लिंक अप होते हैं, मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब जब ग्लूकोज एज अ मोनोमर मिलेगा, लिंक अप होगा विद द डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, तो क्या करेगा, एक लॉन्ग चेन बना देगा, पॉलीमराइज कर देगा टू फॉर्म द स्टार्च और सेलुलोज। अब स्टार्च और सेलुलोज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं और पौधों में ही पाए जा रहे होते हैं, लेकिन इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब स्टार्च की बात कर लें, हमारे पास पोटैटो है, आलू है, ठीक है, तो हमारे पास जो भी वो लिक्विड वो स्ट्रक्चर वो सॉल्यूशन रिलीज कर रहा होता है वो हमारे पास स्टार्च की प्योर फॉर्म होती है। और सेलुलोज की बात कर लें, दरख्तों में जो भी हार्ड डेंस स्ट्रक्चर होता है उसे सेलुलोज कह सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं पूरी ब्रांच को। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दे आर क्लासिफाइड इन 3 मेजर क्लासेस। नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड्स, नंबर 3 पॉलीसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं, कैसे डील करते हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वन बाय वन बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। Monosaccharides are the simplest sugar which cannot decompose on the acidic hydrolysis। मोनोसेक्राइड ऐसे सादा तरीन शुगर मॉलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में डिकम्पोज नहीं होते, या हम कह सकते हैं कि इन्हें एनी ऑर्डिनरी रिएक्शन में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इन्हें डिकम्पोज करने के लिए स्पेसिफिक बहुत ही मखसूस कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना होगा, वो भी बहुत ज्यादा शदीद जरूरत पे, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होते, अपने आप ऑटो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता इनमें। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की खुसूसियात कौन कौन सी हैं। दे आर कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम। जितने भी मोनोसेक्राइड्स पा रहे हैं, देखें मोनो मीन एक, सेक्राइड एक मॉलिक्यूल है शुगर का। अब एक मॉलिक्यूल जो शुगर का होता है ना, वो कितने 3 से लेकर 9 कार्बन के एटम मिलके, ठीक है, अब 3 कार्बन एटम मिलके भी एक मोनोसेक्राइड बना सकते हैं, 4 भी मिलके मोनोसेक्राइड बना सकते हैं। जस्ट कैटेगरीज डिफाइन कर रहा हूं कि 3 से लेके 9 कार्बन एटम तक जब लिंक अप होते हैं और लिंक अप हो सकते हैं तो मिलके जो मॉलिक्यूल बनाएंगे हम उसे कहेंगे कि ये मोनोसेक्राइड्स है। उसके बाद बात करते हैं, सो दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल। सो यही वजह है कि उन्हें उनके कार्बन एटम्स के नंबर के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है एज ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस एटसेट्रा एंड सो ऑन। हम बात कर लेते हैं, हमने कहा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स जो होते हैं जो 3 से लेकर 9 कार्बन एटम्स तक के अनासर पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं उन्हें मोनोसेक्राइड्स कहा जाता है। और हमने ये भी कहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स के वो मॉलिक्यूल जो 3 से 9 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होते हैं वो कार्बन एटम की नंबरिंग के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, डिवाइड किए जा सकते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल्स में बात कर ली कि ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस। अब ट्राइओस ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेक्राइड होते हैं जिसमें 3 कार्बन एटम्स पाए जा रहे हैं। टेट्रोस वो कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसेक्राइड्स हैं जिनमें 4 कार्बन एटम्स पाए जा रहे होते हैं। पेंटोस वो कार्बोहाइड्रेट्स एज अ मोनोसेक्राइड्स हैं जिनमें 5 कार्बन एटम्स पाए जा रहे हैं, और इसी तरह सो ऑन हम बात कर लेंगे। अब एग्जांपल में बात कर लेते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट मोनोसेक्राइड्स आर दी हेक्सोज। हेक्सोज वो कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसेक्राइड्स हैं जिनमें 6 कार्बन एटम्स पाए जा रहे होते हैं, सच एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज अभी हमने प्रिपेयर किया था आफ्टर द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फ्रक्टोज भी कुछ वैसा ही होता है। सो ये जो 2 कंपोनेंट हैं इन्हें हेक्सोजेस कहा जाता है, और ये वो मोनोसेक्राइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें 6 कार्बन एटम्स पाए जा रहे होते हैं। ग्लूकोज इज दी पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और फ्रक्टोज इज दी पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। सो हमने देख लिया कि हमारे पास आफ्टर द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक कंपाउंड आता है जिसे हमने कहा है कि वो ग्लूकोज है।
अब हमने यहाँ पे एग्जांपल में बात कर ली मोनोसैकराइड्स की, तो जो सबसे कॉमनली एग्जिस्ट करने वाले मोनोसैकराइड्स हैं वो हेक्सोसिस होते हैं। हेक्सोसिस वो मोनोसैकराइड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम की क्वांटिटी 6 पाई जा रही होती है, मतलब इनमें 6 कार्बन एटम पाए जा रहे होते हैं। और जिनकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास फ्रक्टोज और ग्लूकोज है। ग्लूकोज में हमने देखा कि ग्लूकोज जो होते हैं ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं और फ्रक्टोज जो होते हैं ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स हो जाते हैं। तो हमने बात की थी, हमने देखा था मेजर फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बोहाइड्रेट्स। सो जो मोस्टली फंक्शनल ग्रुप पाए जा रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में वो हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। देखिए यहाँ पे बात की है पेंटा हाइड्रोक्सी, मतलब कि हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात की। अब दोनों में मुश्तरका जो फंक्शनिंग ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप है। सो ये दो मेजर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप। अब एग्जांपल में हम स्ट्रक्चर और फार्मूला देखते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। पहले बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है, जिनमें अल्टरनेटिव पोजीशन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 1 पे हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कि हमने बात की थी कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन एज अ टेट्रावेलेंट एक्ट कर रहा है, और कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा होता है ऑक्सीजन के साथ, और बाकी जो 2 बॉन्ड बना रहा होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ बना रहा होता है। यहाँ पे देखिए एक जो बॉन्ड बनाया है कार्बन ने वो हाइड्रोजन के साथ बनाया और दूसरा एक पूरे साइड ग्रुप के साथ बनाया है। जिस कंपोनेंट में कार्बोनाइल कंपाउंड एज अ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सो हम उसे कहेंगे ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। हमने यहाँ पे बात भी की थी कि जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा जाता है तो ग्लूकोज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं, मतलब कि जो फर्स्ट कार्बन है ये एक्ट करेगा एज अ एल्डिहाइडिक ग्रुप और जो बाकी 5 कार्बन है वो एक्ट कर रहे होंगे एज अ लॉन्ग चेन। सो हमने पेंटा हाइड्रोक्सी की बात की थी, मतलब कि उस लॉन्ग चेन के साथ हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होगा। ये देखें पेंटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हैं इस लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इन द केस ऑफ पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो एक्ट कर रहा होता है एज अ ग्लूकोज। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज अ पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब यहाँ पे हमारे पास हमने बात की थी कि फ्रक्टोज इज अ हेक्सोज, मतलब कि ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें 6 कार्बन एटम्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम अटैच है। यहाँ पे हमने बात की थी ये कीटोन है। कीटोन में ऐसा एक ग्रुप पाया जा रहा होता है कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड के कार्बोनाइल ग्रुप जो डिफरेंट सब ग्रुप्स के साथ अटैच होता है एट अ टाइम। एल्डिहाइड में तो ये होता है ना, एक साइड पे हाइड्रोजन एटम को अटैच हो जाता है और दूसरी साइड पे सब ग्रुप अटैच हो जाता है, लेकिन इन द केस ऑफ कीटोन हमने बात की थी कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो होता है वो सब ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर 1 एक कार्बन है, नंबर 2 जो है हमारे पास ये कार्बोनाइल कार्बन है, मतलब कि कार्बन जब डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ तो 2 बॉन्ड अलग अलग सब ग्रुप्स के साथ बना रहे हैं, ऐसी कार्बन को कीटोनिक ग्रुप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सेंट्रल कार्बन मतलब कि सेकंड कार्बन जो है वो हमारे पास कीटोनिक स्ट्रक्चर बना रही है और बाकी जो 5 कार्बन है ये हाइड्रोक्सल फंक्शनिंग ग्रुप के साथ अटैच हो गया, एक लॉन्ग चेन प्रिपेयर कर रहे हैं। सो हमारे पास ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। देखिए पहले हमने इनिशियली देखी कैरेक्टरिस्टिक्स के कैसे मोनोसैकराइड्स क्लासिफाई होती हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड की खुसूसियात मतलब कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। दे आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब कि फिजिकली ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब कि व्हाइट कलर शो कर रहे होते हैं। दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि जैसे ही हम मोनोसैकराइड्स को पानी में मिक्सअप करते हैं वो फौरन उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब सॉल्युबल होते हैं। दे हैव स्वीट टेस्ट। अब मोनोसैकराइड बेशक वो कार्बन 3 से कार्बन 9 तक पाए जा रहे हो, जब उन्हें टेस्ट करोगे तो वो स्वीट मीठे होंगे। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, वो किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में आके हाइड्रोलाइज नहीं होते। सो दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, वो डिकम्पोज नहीं हो सकते। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, सो दे आर कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि ये जिस भी कंपाउंड के साथ अटैच होती हैं को रिड्यूस करके सामने वाली चीज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसका मतलब कि इनकी जो नेचर है ये रिड्यूसिंग नेचर है, और रिड्यूसिंग नेचर हमने बहुत डिटेल से केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। और जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकराइड जो है ये एक्ट कर रहे होते हैं एज अ रिड्यूसिंग नेचर, तो इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगोसैकराइड्स। Oligosaccharides are the type of the carbohydrate which give 2 to 9 units of the monosaccharides on hydrolysis, मतलब कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं
ये 2 से लेके 9 मोनोसैकेराइड के यूनिट से मिलके बनते हैं, क्योंकि जब हम किसी ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उसके रिजल्ट में कुछ मोनोसैकेराइड के यूनिट्स होते हैं जिनसे वो मिलके बना है, उतने ही यूनिट सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है जो ओलिगोसैकेराइड है, जिसे हम कह सकते हैं सक्रोज है। अब सक्रोज मैक्रोमॉलिक्यूल है। जब हम सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सक्रोज को तोड़ते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड्स आ जाते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं जो सक्रोज है ये 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट से मिलके बना है, तो हम कह सकते हैं कि ये डाइसैकेराइड है। अगर 3 मोनोसैकेराइड के यूनिट से मिलके बनता है ओलिगोसैकेराइड, तो हम कहेंगे ये ट्राइसैकेराइड है। अगर 4 मोनोसैकेराइड के यूनिट्स मिलते हैं और अगर एक बड़ा ओलिगोसैकेराइड, बड़ा मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो हम कह देंगे ये टेट्रासैकेराइड है। इसी तरह हम 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स तक बात कर सकते हैं कि जो डिकम्पोज होते हैं, जो हाइड्रोलाइज के नतीजे में हमें सब यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स प्रोवाइड कर देते हैं, उन्हें ओलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। मतलब ओलिगोसैकेराइड्स का तो पता चल गया, अब इनकी क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब हम ओलिगोसैकेराइड्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। Classification of oligosaccharides depends upon the number of monosaccharide units they produce। मतलब कि जितने मोनोसैकेराइड यूनिट्स ओलिगोसैकेराइड प्रोड्यूस कर रहा होता है, उनके बेस पे हम ओलिगोसैकेराइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स, सो ऑन। हम कुछ भी कह सकते हैं कि अगर 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो डाइसैकेराइड है, अगर 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है ट्राइसैकेराइड है, 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है टेट्रासैकेराइड है, 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो पेंटासैकेराइड है। सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल, और ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये मोनोसैकेराइड्स हैं, और ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में ये बन रहे हैं। तो एग्जाम्पल में हम इसे ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स आर डाइसैकेराइड्स सच एज सक्रोज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड या मोस्टली कॉमन ओलिगोसैकेराइड जो है वो डाइसैकेराइड होता है, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास सक्रोज है। सक्रोज को हम इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज प्रोड्यूस 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स सच एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मतलब कि जब हम सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो वो क्या करता है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जनरेट करता है, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया। ये हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे इस केमिकल इक्वेशन में बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे है सक्रोज के इस एक मॉलिक्यूल की जब हम हाइड्रोलाइसिस कहते होते हैं पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन का प्रोसेस जो होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल इफेक्ट करता है इन द कंडीशन ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बाय हीटिंग। सो हम कहते हैं कि सक्रोज इंटरेक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ और डिकम्पोज हो जाता है 2 सब मोनोसैकेराइड यूनिट्स में। तो हमारे पास एक तरफ बन जाता है ग्लूकोज, दूसरी तरफ बन जाता है फ्रक्टोज। तो ये थी ओलिगोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। मतलब कि ओलिगोसैकेराइड्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दे आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब कि ये सफेद कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास घर में शुगर होती है, चीनी होती है, उसकी भी बात कर सकते हैं कि वो एक ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स के तौर पे हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि वो व्हाइट होते हैं, वो क्रिस्टल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। मतलब जैसे ही हम ओलिगोसैकेराइड के मॉलिक्यूल को पानी में डिसॉल्व करेंगे वो फौरन ही उसमें हल हो जाएंगे। देखिए जो घरों में चीनी पाई जा रही है वो भी तो फौरन ही पानी में मिक्स हो जाती है, हल हो जाती है। दे आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे होते हैं टेस्ट में। देखिए सैकेराइड्स है, शुगर है, तो मीठे तो होंगे। दे आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट, दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये रिड्यूसिंग नेचर भी रखते होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो रिड्यूसिंग नेचर रखते हो, लेकिन कुछ नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं। सो हम कह सकते हैं दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग सैकेराइड यूनिट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉली मतलब कि बहुत सारे, मैनी। तो सैकेराइड्स की बात की थी, सैकेराइड्स कहते होते हैं शुगर यूनिट्स को। तो बहुत सारे शुगर यूनिट मिलके जब एक लॉन्ग चेन प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम पॉलीसैकेराइड्स कह देते हैं। The carbohydrates which gives a large number of the monosaccharide units on hydrolysis is known as polysaccharides। मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट जो हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में
एक बहुत ही ज़्यादा लंबी चेन या एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मोनोसेकेराइड के यूनिट्स जनरेट कर रहा हो, उसे हम पॉलीसेकेराइड्स कह देते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स की खुसूसियात कौन कौन सी हैं? दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ द हंड्रेड टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। मतलब क्या हजारों लाखों मोनोसेकेराइड के यूनिट जो होते हैं उन पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। बहुत बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। दे आर एमोर्फस सॉलिड, मतलब हमने ओलिगोसेकेराइड में बात की थी, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिनके जो स्ट्रक्चर होता है वो वेल डिफाइंड होता है। एमोर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो एक रैंडम एक रफ कंडीशन में पाए जा रहे होते हैं, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं रखते हैं, किसी का स्ट्रक्चर कैसा होगा किसी का कैसा होगा, तो ऐसे सॉलिड्स को एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। देखें ये सॉलिड की स्टेट्स को हम केमिस्ट्री क्लास 9th में यूनिट नंबर 5 में फिजिकल स्टेट्स में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हमने ये लेक्चर कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, उसमें हमने एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। दे आर टेस्टलेस सो दे आर नॉन शुगर। जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं क्योंकि ये हजारों लाखों मोनोसेकेराइड यूनिट्स के जुड़ने से बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये टेस्टलेस हो सकती हैं, बहुत ज्यादा मिठास भी कड़वी हो जाती है, सो कह सकते हैं दे आर टेस्टलेस, सो ये नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि एक ऐसी अप्रोच आ जाती है, एक ऐसी लिमिट आ जाती है जहां पे ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पा रहे होते, सो हम कह सकते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देयर मोस्ट कॉमन एग्जांपल आर स्टार्च एंड सेलुलोज। देखिए हमने कहा था कि जो स्टार्च है या सेलुलोज है ये ग्लूकोज के मोनोसेकेराइड्स के मिलने से बनती हैं। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब अटैच होते हैं और एक लॉन्ग चेन एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, तो उसके रिजल्ट में या तो स्टार्च बनता है या फिर सेलुलोज बनता है। अब स्टार्च में हमने एग्जांपल ली थी, हमारे पास जो सबसे बेस्ट और कॉमन एग्जांपल है ना स्टार्च का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, वो पोटैटो होता है, आलू होता है। और अगर हम क्या करते हैं कि आलू को काफी सारे पीसेस में काट लेते हैं और उसे पानी में डिप कर देते हैं, थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे ना, तो थोड़ी देर बाद अगर हम उस लिक्विड को एनालाइज करेंगे तो वो स्टार्च का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देंगे। और सेलुलोज की बात कर लें, हम किसी भी दरख्त के हार्ड स्ट्रक्चर को देख लें, वो सेलुलोज से मिलके बनता है, तो हम कह सकते हैं दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और हम कह सकते हैं दे आर टेस्टलेस। हमें पता है कि आलू का कितना मीठा जायका होता है, हमें पता है कि जो दरख्त है उसकी जो बार्क होती है या उसके अंदर जो हार्ड मटेरियल होता है वो कितना मीठा होता है, वो कितनी जल्दी पानी में सोल्यूबल हो जाता है, वो कितना रिड्यूसिंग शुगर होता है। मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं होती जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, मतलब स्टार्च और सेलुलोज के केस में बात कर रहे हैं, तो ये ना तो मीठे होते हैं ना पानी में सोल्यूबल होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, और एमोर्फस बहुत ही अजीब सा रफ सा स्ट्रक्चर होता है इनका। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स हम किन किन जराए से हासिल कर सकते हैं, यानी कि सोर्सेज कौन कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स रेंज फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन अलोंग देयर वाइड सोर्सेज एंड यूजेज। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स सादा से सादा भी हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी बनाते हैं इनके सोर्सेज और यूजेस के बेस पे। सो सोर्सेज ऑफ सिंपल शुगर, तो सबसे पहले हम सादा तरीन कार्बोहाइड्रेट्स को एनालाइज करते हैं, उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी एंड सीरियल। मतलब कि ये जितने भी सीरियल्स हैं, हनी है, वेजिटेबल कह लें, फ्रूट्स हैं, ये तमाम के तमाम सोर्सेज हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह के। तो हम सिंपल शुगर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायसैकराइड्स। अब सिंपल शुगर हमने बात कर ली मोनोसैकराइड्स की, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चलते हैं। डायसैकराइड्स वो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो दो मोनोसैकराइड यूनिट्स के मिलने से बनती हैं। हमारे पास डायसैकराइड्स कौन कौन से हैं? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आर द कॉमन डायसैकराइड्स। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन डायसैकराइड्स हैं, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सक्रोज क्या है? सक्रोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एज इट फाउंड इन द शुगर बीट, शुगर केन, फ्रूट्स एटसेट्रा। मतलब जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो सक्रोज बनाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि दो हमारे पास मोनोसैकराइड यूनिट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जब दो यूनिट मिलकर डायसैकराइड बना देते हैं सक्रोज, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये शुगर बीट में या शुगर केन में या फ्रूट्स में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टोज। लैक्टोज कंसिस्ट ऑफ द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दैट आर फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। सो हमारे पास जो दूसरा डाइसैकेराइड है वो लैक्टोज है, और वो बनता कैसे है, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं तो ये डाइसैकेराइड बना देते हैं लैक्टोज, जो कि हमें मिल्क से या डेयरी के प्रोडक्ट से हासिल किया जाए। देखिए, अगर हम दूध में कुछ भी मिक्स ना करें, एक प्योर फॉर्म जो दूध की है उसे पिए, तो उसका जो टेस्ट होता है ना, वो प्योर फॉर्म होती है लैक्टोज की। उसे हम कह सकते हैं कि दूध की अपनी भी एक मिठास होती है, वो स्वीट होता है, वो पानी में हाइड्रोलाइज हो सकता है, वो रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं माल्टोज। माल्टोज कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब कि माल्टोज होता है, ये प्योर फॉर्म होती है ग्लूकोज की। मतलब ग्लूकोज के जब 2 यूनिट मिलते हैं तो एक डाइसैकेराइड बनाते हैं जिसे माल्टोज कहा जाता है। दैट आर फाउंड इन सीरियल्स। मतलब कि जो सीरियल्स में पाया जा रहा होता है, गंदम वगैरह इस तरह की चीज़ों में पाए जा रहे होते हैं, उसमें प्योर फॉर्म ग्लूकोज होती है। मतलब कि माल्टोज का आपको प्योर टेस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसैकेराइड्स। देखिए, हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट किया था, सिंपल से, फिर हम डाइसैकेराइड की तरफ गए, फिर अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास स्टार्च आ जाती है, सेलुलोज आ जाता है। स्टार्च एंड सेलुलोज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। तो स्टार्च का भी पता है, सेलुलोज का भी पता है, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट ऑफ द ग्लूकोज, सो दैट आर फाउंड इन सीरियल्स एंड कॉटन। मतलब कॉटन जो है वो प्योर फॉर्म है हमारे पास सेलुलोज की, और उसके अलावा हमारे पास सीरियल्स भी बात कर लेते हैं कि प्योर फॉर्म है ग्लूकोज की। सो हमारे पास ये उनमें पाए जा रहे हैं, स्टार्च भी पाए जा रहे होते हैं, सेलुलोज भी पाए जा रहे होते हैं, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं पॉलीसैकेराइड्स की। Our body use carbohydrates in the form of glucose, the only form that is used by body directly for the energy। मतलब कि हमारा जो जिस्म है ये ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहा होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही ऐसा एक मोनोसैकेराइड है जिसे हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सकती है बहुत आसानी से। Our brain need only glucose as the energy sources because it cannot use the fat for this purpose। अब फैट्स की बात की थी, मतलब कि हमने लिपिड्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो लिपिड्स को हमारा ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एनर्जी हासिल करने के लिए, और उसके बाद ही हमारा ब्रेन जो होता है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमालात कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर दी एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल। मतलब जब ये कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं, जैसे ग्लूकोज की बात कर लो, जब वो ब्रेक होता है तो उसके रिजल्ट में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसमें बॉडी अपने मैकेनिकल वर्क्स परफॉर्म कर रही होती है। सो इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल, सो दे हैव फॉलोइंग यूजेस। मतलब इनके ये इस्तेमालात हो सकते हैं क्योंकि एज अ एनर्जी प्रोवाइडर एक्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दे रेगुलेट द शुगर लेवल इन बॉडी। मतलब ये जिसमें शुगर लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं, रेगुलेट करते हैं। दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। मतलब ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं उन बैक्टीरियाज को जो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट पे पाए जा रहे होते हैं। सो उसकी मदद से ये डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा बात करते हैं डेयरी फाइबर्स हेल्प टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली। मतलब कि हम कह सकते हैं जो डेयरी फाइबर, मतलब मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। उसके बाद फाइबर हेल्प्स इन द लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इज द वेरी यूजफुल एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल्स, क्योंकि ये जो फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं फॉर लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी। और कोलेस्ट्रॉल लेवल के कम होने से ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होता है बॉडी में, जिसकी वजह से जो बॉडी की फिजिक है वो बहुत अच्छी रहती है और बॉडी अपने फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रही होती है। दे प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। देखिए, ऐसी कंडीशन होती है जब एनर्जी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उस कंडीशन में फास्टिंग का प्रोसेस कर लें, या कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब इंसान कुछ खा पी नहीं सकता या बॉडी कुछ भी चीज़ें नहीं एडजस्ट कर पा रही होती जो डाइजेस्ट हो सकें, तो उसके नतीजे में एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन आ जाती है जिसे क्रैम्पिंग कहा जाता है मसल्स में। सो ये क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जा रहे होते हैं बॉडी में या ग्लूकोज कह लें, तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते
होते हैं, मसल्स को क्रैम्पिंग से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स की, डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज इज अ शुगर, अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल शुगर, a crystallized sugar as a natural sugar found in starchy food। तो हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे टॉपिक में। It provides the simple carbohydrates that can be easily broken down and processed। मतलब ये बहुत ही सादा कार्बोहाइड्रेट्स पे मुश्तमिल होती है। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट पाए जा रहे होते थे वो हेक्सोजीज हैं, मतलब कि ग्लूकोज हैं, और ये हम कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज के मिलने से बनती है डेक्सट्रोज, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन, जो टूट जाती है सिंपल यूनिट्स में और प्रोसीड करती है डिफरेंट रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो जाती है। कंपोजिशन में बात कर लें, डेक्सट्रोज इज अवेलेबल इन सेवरल कंसंट्रेशन, मतलब डेक्सट्रोज जो होती है ये बहुत सारी मुख्तलिफ मिकदारों में अवेलेबल होती है मार्केट में। एज 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन D5W कंसिस्ट ऑफ 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ये जो 5 ग्राम डेक्सट्रोज सोल्यूशन होता है D5W, ये उस सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं हम। देखें, जब बीमारी की कंडीशन में या इंजरी की कंडीशन में हम वो ड्रिप लगा रहे होते हैं, उसकी वो जो लिक्विड पाया जा रहा होता है उसका ड्रिप के सोल्यूशन, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेक्सट्रोज सोल्यूशन। ठीक है, 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन उसकी बात कर रहे हैं। ये जो इमरजेंसी के कंडीशन में बॉडी को आर्टिफिशियल वे से ग्लूकोज प्रोवाइड की जा रही होती है, एनर्जी प्रोवाइड करी होती है, हम उस कंसेप्ट को एनालाइज कर रहे हैं इसमें। अब यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस ऑफ डेक्सट्रोज, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड फ्लूइड रिप्लेसमेंट एज द एनर्जी फॉर द बॉडी, मतलब कि ये फ्लूइड की शक्ल में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है बॉडी में। अब देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी खास मखसूस बीमारी में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो स्टमक हो गया या उनके इंटेस्टाइन्स हो गए या उनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस इतना अच्छा है, इतना एफिशिएंट नहीं होता, तो डॉक्टर्स उन्हें आर्टिफिशियली ग्लूकोज, आर्टिफिशियली कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं बॉडी को फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। जैसे हम ड्रिप लगाते हैं जस्ट बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें फास्टिंग की कंडीशन में रोजों के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी हो जाती है, क्योंकि सारा दिन भी भूखा रहना होता है और रात को हम इतना ज्यादा खा नहीं सकते, तो उसकी कंडीशन में बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसकी कंडीशन में बॉडी जो है बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस कर रही होती है। सो उसके नतीजे में डॉक्टर्स कुछ ऐसे मखसूस केमिकल्स के साथ एक ड्रिप लगा देती हैं। तो उस ड्रिप में मेजर जो कंपोनेंट होता है वो डेक्सट्रोज होता है, और वो क्या कर रहा होता है, वो उसे एनर्जी, इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है बॉडी को, और एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है बॉडी के अंदर। It contain approximately 170 calories of energy but doesn't contain electrolytes। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये 170 कैलोरीज जो एनर्जी पर मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहा होता है बॉडी को। देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन सोल्यूशन। जो एक्सटर्नल केमिकल्स होते हैं ना, इसमें देखें जो एक प्योर फॉर्म होगी डेक्सट्रोज की, जैसे D5W मतलब 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन हो गया, वो एक बोतल होगी, उसमें एनर्जी तो पाई जा रही है पर मॉलिक्यूल, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते जो उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो उस एनर्जी को प्रोसेसिंग करवा रहे होते हैं। सो इसी वजह से एक्सटर्नली हम उसमें ऐसे केमिकल्स ऐड कर देते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे होते हैं सोल्यूशन की। और उसके बाद हम बात करते हैं डेक्सट्रोज इज गिवन टू पेशेंट डायरेक्टली इनटू द वेन कॉल्ड इंट्रावेनस थेरेपी। मतलब कि ड्रिप की बात कर रहे हैं, तो ड्रिप क्या होती है कि वो पेशेंट को बाहर से लगाई जा रही होती है, तो उसकी वेन्स में वो नीडल लगा के उसके थ्रू हम उसे एनर्जी प्रोवाइड, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, विच कॉमनली नोन एज ड्रिप सिस्टम। अब तो कहानी समझ आ गई होगी कि इस डेक्सट्रोज के पूरे टॉपिक में हम उस ड्रिप को ही डिस्कस कर रहे हैं कि उसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखिए 170 कैलोरीज पर मॉलिक्यूल वो प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, और उसके बाद जो हम इंजेक्शन उसमें ऐड करते हैं, केमिकल्स ऐड करते हैं, वो एक्ट कर रहे होते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन सोल्यूशन। मतलब कि उस सोल्यूशन में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितनी ज्यादा उनकी जरूरत होगी, उस बिहाफ पे हम उन्हें ऐड कर रहे होते हैं। इट इज फास्टेस्ट वे टू डिलीवर द फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड मेडिकेशन थ्रू ब्लड स्ट्रीम इन द बॉडी। मतलब ये बहुत ही तेज तरीन जरिया है
कि बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का, फ्लूइड प्रोवाइड करने का, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करने का या कोई भी एडिशनल मेडिसिन हो सकती है वो बॉडी को प्रोवाइड करने का बहुत ही तेज जरिया है डेक्सट्रोज सिस्टम, मतलब कि ड्रिप सिस्टम हो गया या 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हुए बॉडी को वो नॉर्मलाइज वे में परफॉर्म करने के लिए ये सारे केमिकल्स एक ही दफा हम ड्रिप सिस्टम से डायरेक्टली इंट्रावेनस थेरेपी के जरिए ऐड कर देते हैं और पेशेंट को बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग कंडीशन या रिलीफ मिल जाता है एबनॉर्मल कंडीशन से। कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब हमने जो भी इस पूरे टॉपिक में बातें की हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, इनके यूजेस कौन कौन से हो सकते हैं। अब हमें तमाम को कैटेगराइज करते हुए एक कंसेप्चुअल डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन ऐसे किया था हमने कि द हाइड्रेटेड कार्बन्स, मतलब कि हमारे पास एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। सो हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कार्बोहाइड्रेट्स को। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके सोर्सेज एंड टाइप्स को। तो हमारे पास मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीरियल्स। और इसके बाद ये सारे हमें कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मोनोसैकेराइड एज ए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। मतलब ये हनी, फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स जो हो गए ये हमें मोनोसैकेराइड में प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्सेज हैं शुगर केन, बीट्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट, सीरियल्स, ये हमें डिफरेंट ओलिगोसैकेराइड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो ओलिगोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो क्रॉप्स और सीरियल्स होते हैं। अब ये हमें पॉलीसैकेराइड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब वो पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास स्टार्च और सेलुलोज हो गए। तो ये हमारे पास थी सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमालात क्या क्या हैं। मेनली दे एक्ट एज दी एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि बॉडी को ये ब्रेक होते हैं, ग्लूकोज टूटता है और वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर देयर मैकेनिकल वर्क। नॉर्मली रेगुलेट द बॉडी शुगर लेवल, और ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। सो हम जब कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करते हैं बॉडी में तो वो उससे शुगर लेवल को रेगुलेट कर रहा होता है। इट हेल्प इन डाइजेशन। हमने बात की थी कि बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करते हैं और डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं इन इंटेस्टाइन ट्रैक्ट। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी हेल्पफुल इन कंडीशन ऑफ लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल दैट आल्सो अफेक्ट द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंटली यूजफुल इन द प्रोटेक्टिंग द क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स, मतलब कि मसल्स में क्रैम्पिंग का जो प्रोसेस होता है उसे प्रोटेक्ट करने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने बहुत ही ह्यूज लेवल पे कार्बोहाइड्रेट्स को एनालाइज किया, उनकी 1 बाय 1 टाइप्स देखी, उन टाइप्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने सोर्सेज की बात कर ली कि कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं, जैसे हनी, फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, क्रॉप्स, ये सारे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो हमें एंड प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एज ग्लूकोज दैट एक्ट एज द एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी फॉर देयर नॉर्मल मैकेनिकल फंक्शनिंग। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.